कुछ क्वेश्चन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड है, और चूंकि अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं पढ़े हैं तो कुछ बात याद रखना होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसी के अकॉर्डिंग काम करना होगा। तो एक क्वेश्चन ये है कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख करके अगर स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें, थोड़ा समझेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड है, और आप जो है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस फील्ड में रख दिए, तो जाहिर है इस चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा QV, और इस चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा QV। बोलो, ये दोनों फोर्स मिलकर ही ना टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और टॉर्क कितना हो जाता है? टॉर्क हो जाता है P sin थीटा। अब ये सोचो, ये टॉर्क क्या चाहेगा कि डाइपोल यहीं रहे? बोलो, अगर इस तरह से फोर्स लगेगा तो ये वापस लाना चाहेगा कि नहीं? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है कि हमेशा ये फील्ड के डायरेक्शन में रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमेशा कोशिश रहता है कि डाइपोल सीधा रहे, क्योंकि जब सीधा रहेगा डाइपोल तो इधर QV इधर QV, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो, और वहीं रुका रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन अभी अगर आप छोड़ेंगे इसको, तब देखो क्या होगा। यहाँ रख करके छोड़ दिए, अब टॉर्क इसको जो है रोटेट करा के यहाँ लाता है, लेकिन जब तक यहाँ आए तब तक में इसमें गति आ जाता है और ये नीचे उतर जाता है। फिर यहाँ फोर्स लगा, यहाँ फोर्स, फिर वापस, और इसी तरह से क्या करेगा? ओसिलेट करते रहता है, ठीक ना। इसी तरह से ये वो माने समझो ऐसे, इस तरह से जो है ऐसे ऐसे ये ओसिलेट करते रहे। तो ये बात हम लोग पढ़ते थे किस चैप्टर में? सिंपल हार्मोनिक मोशन में। पढ़ना तो उसी चैप्टर में है, लेकिन अब कोई भी कारण रहा हो जिससे आप में से, मुझे मालूम है बहुत से लोग शायद सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़े ही नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाए। लेकिन इस क्लास में जो लोग पढ़े हैं वो तो सब कुछ पढ़े हैं, उनको हर चीज़ पढ़ाया गया है। आप जो नहीं पढ़े हैं उनको कुछ बात तो याद करना पड़ेगा। तो आगे लिखा जाए वो क्वेश्चन जो 12th के एग्ज़ाम के व्यू से पूछा जाता है। लिखें पहले क्वेश्चन, यानी समझे क्लास जो है हम लोग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। लिखें, प्रूव दैट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल will be SHM if it has given a small angular displacement from equilibrium position in uniform electric field. Uniform electric field. Also find time period of oscillation. Time period of oscillation. सपोज करें ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब सब जगह इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो सेम है।
अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक हम डाइपोल को इसमें रख दिए। जैसा कि समझाए हैं, डाइपोल को जब भी आप रखेंगे तो डाइपोल कैसे रहना चाहता है, जिधर फील्ड है उसके अलोंग, क्योंकि तब उस पर नेट फोर्स नेट टॉर्क जीरो होगा। लेकिन आप क्या किए, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिए। डाइपोल को जो है एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दिए, थीटा एंगल से आप इसको डेविएट कर दिए। तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ माइनस क्यू चार्ज है। तो देखो, जहाँ प्लस क्यू चार्ज है इधर फोर्स लगा क्यू इंटू ए, अब माइनस क्यू चार्ज पर इधर फोर्स लगा क्यू इंटू ई। ठीक है, देखो जी, अब ये डाइपोल जो है इस पोजीशन में रहना तो चाहेगा नहीं, क्योंकि डाइपोल हमेशा चाहता हम फील्ड के डायरेक्शन में रहें। तो हम लोग इसको इधर डेविएट कर रहे हैं और वो वापस आना चाह रहा है। तो जो वापस लाने वाला फोर्स या टॉर्क होता है उसको एसएचएम के लैंग्वेज में रीस्टोरिंग फोर्स या रीस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं। तो यहाँ चूंकि टॉर्क लग रहा है तो बोलेंगे कि जो रीस्टोरिंग टॉर्क है, रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, तो बोलेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क होगा माइनस पी साइन थीटा। ये माइनस क्यों? माइनस इसलिए क्योंकि हम डेविएट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में, लेकिन वापस किधर आना चाह रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखो जी, टॉर्क जो होता है वो रोटेशन चैप्टर में पढ़ना था, आई इंटू अल्फा। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा को बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, माइनस पी। और देखो ये जो साइन थीटा है ना, इसको थीटा लिख दिया जाता है। ये सिखाया गया था, थीटा जब बहुत छोटा हो तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है थीटा के, बिकॉज यहाँ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक है, अब देखो जी, ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो हो गया माइनस पी बाई आई इंटू थीटा। मतलब कि एंगुलर एक्सेलरेशन माइनस सम कांस्टेंट इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी ऐसा हो कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के, तब इसका मतलब होता है कि मोशन जो होगा वो एसएचएम होगा। यानी इस इक्वेशन से प्रूव्ड हो गया कि मोशन ऑफ डाइपोल विल बी, इसको हम लोग एंगुलर एसएचएम भी बोलते हैं। अब ये पूछे कि ठीक है, ये तो समझ गए कि ये डाइपोल जो है वो सिलेक्ट करेगा इस तरह से, लेकिन ये बताइए अगर मान लो सिलेक्ट करके यहाँ आया और फिर गया तो एक टाइम पीरियड कितने के इक्वल होगा। तो एसएचएम में रूल है कि यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है P बाई आई कांस्टेंट टर्म है, इसको रूल है क्या लिखने का, ओमेगा स्क्वायर। बोलना जी जो पढ़े हुए, ओमेगा का नाम क्या है, बोलो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा हो गया रूट अंडर पी बाई आई, और टाइम पीरियड निकालना है तो ओमेगा ही होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड रूट अंडर पी बाई आई। अब बतलाओ टाइम पीरियड क्या होगा, तो 2 पाई रूट अंडर आई बाई पी। ठीक है, यानी कि अगर हमको डाइपोल का टाइम पीरियड चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये जो हम बात सिखाए, हम जान रहे हैं कि तुम में से कुछ ऐसे स्टूडेंट जो 11th में नहीं पढ़े होंगे, उनके लिए
केवल ये याद करना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जब एग्ज़ाम है तो उसके लिए कुछ याद भी करेंगे। लेकिन अगर तुम सीखना चाहोगे एसएचएम को, कुछ बात तो हम अभी जस्ट बता रहे हैं, एसएचएम से ही रिलेटेड आज कंसेप्ट सिखाएंगे। लेकिन एसएचएम का भी जो लेक्चर है ना, तुम लोग चाहोगे तो यूट्यूब पर मेरा बहुत पहले का ही रखा हुआ है, अच्छे से तुम देख सकते हो। मतलब जिस समय लॉकडाउन वगैरह था उस समय हम एसएचएम का 10-12 लेक्चर होगा, पढ़ना चाहोगे तो आराम से पढ़ सकते हो। और तुम जान ही रहे हो, कुछ मेरा इधर लेक्चर देखे भी होगे, उस समझने में तो कोई दिक्कत होता नहीं है। इसलिए बेहतर रहेगा कि अगर चाहोगे तो अपने आप को बेहतर बना सकते हो। लिखो। हाँ जी, चलिए अब हम लोग सीखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो 12th के सिलेबस में मिलेगा, अलग अलग पोर्शन में मिलेगा, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। लिखें, हेडिंग दें, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू SHM, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो जी, पहले तो शॉर्ट में सिखा दें कि कोई भी पार्टिकल जब किसी फिक्स पॉइंट के आगे पीछे ओसिलेट करता है, और ख़ास करके इस तरह से ओसिलेट करे कि उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो फोर्स है, ध्यान से सुनना, जैसे मान लो इस एग्जाम्पल के हेल्प से समझो तो ज़्यादा बेहतर समझोगे। एक स्प्रिंग है, मान लो ये स्प्रिंग ओरिजिनल लेंथ में है, ठीक ना, स्प्रिंग ओरिजिनल लंबाई में है, इसी पोजीशन में ब्लॉक रुका हुआ है, तो इसको हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं, या इसी को एसएचएम के भाषा में मीन पोजीशन बोलते हैं। मीन पोजीशन का मतलब होता है जहां पर नेट फोर्स 0 हो, यानी जहां ऑब्जेक्ट को रख दें तो वहीं रुका रह जाए, वो होता है मीन पोजीशन। अब तुम क्या किए, इस ब्लॉक को कुछ वेलोसिटी देकर के प्रोजेक्ट कर दिए। जब तुम प्रोजेक्ट करोगे तो ये ब्लॉक जब आगे जाएगा तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, आगे जाने देना चाहेगा, विरोध करेगा। तो एक समय जाके ये ब्लॉक रुक जाएगा कि नहीं, फिर वही स्प्रिंग खींच के लाएगा, और खींच करके लाएगा, जब यहाँ पहुँचेगा तो जितना स्पीड इधर था उतना स्पीड इधर आ जाए, तो फिर ब्लॉक इधर आ गया। अगर ज़मीन में कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है, तब तुम क्या देखोगे कि ब्लॉक इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। तो इसी तरह के मोशन को क्या बोला जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि हम लोग ये बोलेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से ऑसिलेट करे कि उस पर लगने वाला जो रिस्टोरिंग फोर्स है, वापस लाने वाला जो फोर्स है, स्प्रिंग के केस में kx होता है ना, वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जितने दूर जाएगा फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस टाइप के जो मोशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसएचएम, ठीक ना। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के, अब फोर्स का डायरेक्शन मीन पोजीशन की ओर होना चाहिए। ये तो हम एसएचएम का डिफिनीशन बता दिए, लेकिन एसएचएम से रिलेटेड काम कैसे करेंगे। तो जैसे मान लो ये स्टोरिंग फोर्स है, उसको हम लिख दिए -kx। माइनस इसलिए लिखे क्योंकि प्रोजेक्ट इधर की और वापस इधर लाना, तो इधर ना चाह रहा है, विरोध ना कर रहा है फोर्स। अब देखो जी, फोर्स को लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। एसएचएम में हम लोग एक्सेलरेशन को अक्सर F से डिनोट करते हैं, -kx। तो बोलो एक्सेलरेशन क्या आ गया, -k/mx, यानी एक्सेलरेशन आ गया ना माइनस सम कांस्टेंट इंटू x। ऐसा जब आ जाए तो समझ लो कि मोशन कैसा है, एसएचएम है।
बोलो। और पूछा जाए टाइम पीरियड क्या होगा, तो ये जो कांस्टेंट है ना, इसको लिख दो ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा हो गया रूट अंडर के बाई एम, ओमेगा 2 पाई बाई टी रूट अंडर के बाई एम। टाइम पीरियड कितना, 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। मेथड तो समझ गए ना। पहले हमको प्रूफ करना है एक्सेलरेशन माइनस सम कांस्टेंट इनटू एक्स, और जो कांस्टेंट आएगा उसको इस तरह। तो ये काम कर सकते हैं कि आप अपने कॉपी में रफ में लिख लीजिए। जो स्टूडेंट नहीं पढ़ा एसएचएम, इस पूरे पोर्शन को रफ में लिख ले। रफ मतलब उसी के नीचे लिख लो, राउंड कर देना, जो तुम कम से कम याद तो दिलाएगा ना। कोई बात नहीं, पूरे सब लिखोगे तब भी कोई खराबी नहीं, क्योंकि तुम लोगों को थोड़ा मेमोरी का भी तो प्रॉब्लम है ना। समस्या तो बहुत तरह का है। चलो जी, अब मिटा दे रहे हैं इसको। और अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोस्टैट के क्वेश्चन पे, जो एसएचएम से रिलेटेड। देखो जी, क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्ज है, मान लो ए और बी, दोनों के पास चार्ज जो है वो कैपिटल क्यू है। बढ़िया सीखना। और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो डी है। ये दोनों जो है फिक्स चार्ज, ये कहीं भागने वाला नहीं। और दोनों के मिडिल में हम लोग एक चार्ज को रख दिए, इसको क्यू नॉट नाम दे रहे हैं क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में बेहतर है। बीच में रख दिए, ये d/2 है और ये भी जाहिर है d/2। थोड़ा सोचो तो, ये जो थर्ड पार्टिकल है ठीक मिडिल में रखा हुआ और ये दोनों इक्वल है, तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा? तो जाहिर है ए जो है चाहेगा इधर भागे और बी चाहेगा इधर भागे, ठीक ना। इसका नाम बी रख देता है। नेट फोर्स 0 है। ये इक्विलिब्रियम में है ना? बिल्कुल है। अच्छा, मान लो 1 मिनट के लिए, एसएचएम तो अपने जगह पे है, तुमसे कोई कहे कि बतलाव ये जो चार्ज है वो किस टाइप के इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है? तो चलो, तुम में से कुछ लोग जो बोले स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, हाँ खड़ा हो जाओ थोड़ा सा। हाँ, कैसे बोले स्टेबल में? इसको हल्का डिस्प्लेस करेंगे किसी भी साइड में वापस। देखो जी, इनका ये कहना है कि अगर इसको हल्का डिस्प्लेस करेंगे तो ये फिर से वापस आ जाएगा, इसीलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। बोलो, ये सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? कहोगे हम तो बोलबे नहीं करेंगे, फिर आप हमसे पूछिएगा कैसे सही बोल रहे हैं, है कि नहीं? बैठ, क्या लग रहा है? आया, चलो हम समझाते हैं। अगर मान लो तुम यहाँ ला के रख दिया इसको, इस चार्ज को तुम यहाँ पे ला करके रख दिया, तो B इधर रिपेल करेगा और ये इधर रिपेल करेगा। B नज़दीक है ना, तो फोर्स ज़्यादा होगा, तो ये वापस आना चाहेगा कि नहीं? तो ठीक है, ये वापस तो आना चाहेगा। ठीक, तो क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया? क्योंकि आप ही तो सिखाए थे कि इक्विलिब्रियम स्टेबल तब होता है जब थोड़ा बहुत डिस्प्लेस करके छोड़ दो और वापस आ जाए या वापस आना चाहे। लेकिन थोड़ा सोचो तो, इसको अगर हम यहाँ पे रख दे तो, इधर डिस्प्लेस कर दे तो ये इधर ढकेलेगा, इधर ऊपर भाग जाएगा कि नहीं? ये लौट के आने वाला है नहीं। तो याद रखना, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है बात? स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कोई डायरेक्शन में डिस्प्लेस करे और क्या होना चाहिए?
वापस आना चाहिए, और वो इलेक्ट्रोस्टैट में पॉसिबल भी नहीं। समझे बात को, कि तुम कोई भी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करो वापस, हाँ इसको इधर डिस्प्लेस करोगे तो ये वापस आएगा। पूछा जा रहा है कि ये जो पार्टिकल है जो मिडिल में रखा हुआ उसका मास m है, चार्ज Q0 है, अगर इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें along the line joining the two charges, then prove that the motion of this particle is SHM and find time period of oscillation. क्वेश्चन लिखेंगे 2 point charges, 2 point charges each of कैपिटल Q लिख लेना प्लस कैपिटल Q आर हेल्ड फिक्स्ड एट ए सेपरेशन D, held fixed at a separation D, full stop. A third charge of mass m, and charge Q0, mass m and charge Q0 is placed at the middle point, shown in the figure, ठीक है। prove that the motion of this particle will be SHM if it is slightly displaced, along the line, joining the two charges, also find time period of oscillation, ठीक है। चलिए आइए देखें यहाँ पे, देखो जी, अगर हम लोग इस पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिए x से, तब थोड़ा ये सोचो इस पार्टिकल पे कौन कौन फोर्स लगेगा। तो ये जो A है वो इधर फोर्स लगाएगा, इस फोर्स को हम FA बोल दिए। अब B इधर फोर्स लगाएगा, इस फोर्स को हम FB बोल दे रहे हैं। ऐसा करते हैं, एक और फिगर बना लेते हैं तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना दिखे। देखो जी, फिर से फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर A है, यहाँ B है, ये दोनों प्लस Q है, ये मिडिल पॉइंट है D/2,
हम लोग क्या किए, थर्ड चार्ज को डिस्प्लेस कर दिए यहाँ पे। अब बतलाओ, एक से डिस्प्लेसमेंट इसमें दिए तो ए जो है वो इधर इसको पुश कर रहा है और एफ ए फोर्स लगा रहा है, और बी इधर पुश कर रहा और एफ बी फोर्स लगा रहा। जाहिर है बी के नज़दीक है तो बी का फोर्स तो ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो, तुमसे पूछा जाए रीस्टोरिंग फोर्स क्या हुआ, यानी वापस लाने वाला नेट फोर्स कितना है, रीस्टोरिंग फोर्स, तो क्या करेंगे, आगे माइनस लगा दो। क्लियर है, आगे माइनस लगा दो। जो फोर्स इसको वापस लाना चाहता है वो कौन है, एफ बी, और जो दूर ले जाना चाह रहा है वो है एफ ए। तो एफ बी माइनस एफ ए, जो वापस लाना चाह रहा है नेट फोर्स वही ना देखेंगे, उसी को रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। जब भी रीस्टोरिंग फोर्स लिखना हो आगे क्या करना, माइनस लगा, और देखना इधर नेट फोर्स कितना है, जो मीन पोजीशन है उधर, तो एफ बी माइनस एफ है। रीस्टोरिंग फोर्स को हम लोग लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, और एफ बी इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, तो तुम जान रहे हो के क्यू नॉट इंटू क्यू, और बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, क्या लिखें बोलो, d/2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब एफ ए का बात करें तो के क्यू नॉट इंटू क्यू d/2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, कारण कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस d/2 प्लस एक्स हो गया। मास इंटू एक्सेलरेशन के क्यू नॉट इंटू क्यू, देखो जी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। देखो जी, इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे d/2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और ये हो गया d/2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, एक्सेलरेशन हो गया माइनस के क्यू नॉट इंटू क्यू बाई एम। सॉल्व करेंगे, देखो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर d/2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस, सॉरी प्लस 2ab बोलेंगे ना, माइनस, इसको अगर हम लोग ब्रेक करें d/2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और नीचे में हो गया d/2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। आओ थोड़ा समझना आप कैसे काम करेंगे। d/2 स्क्वायर से d/2 स्क्वायर तो गायब, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गायब, 2 कट गया d इंटू एक्स, यहाँ भी 2 कट गया, माइनस डी एक्स, माइनस माइनस प्लस ना। इसके अलावे एक बात और जो याद रखना, देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, d/2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो x जो होता है ना SHM में, वो बहुत ही छोटा होता है, यानी पार्टिकल में जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है, x का वैल्यू इस d के तुलना में या d/2 के तुलना में बहुत ही कम होता है, इसलिए इसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। यानी देखो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे d/2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू d/2 स्क्वायर बिकॉज d/2 स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो देखो जी, जो एक्सेलरेशन है कितना आ गया, माइनस के क्यू नॉट इंटू क्यू बाई एम, और यहाँ क्या आ गया, डी एक्स माइनस माइनस प्लस डी एक्स, 2d इंटू एक्स हुआ क्या, ठीक ना। यानी कि ये जो
अभी हम लोग अप्रोक्सीमेशन लिए हैं उसको अब यूज करते हैं। ये तो हो गया माइनस के क्यू नॉट इंटू क्यू बाई एम 2d इंटू एक्स। अब बतलाओ एक्स स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिए तो क्या आया, d बाई 2 पर पावर 4 हो गया ना। तो देखो तो क्या आ गया, 2 पर पावर 4 कितना 16, 16 ऊपर ना जाएगा तो माइनस 32 के क्यू नॉट इंटू क्यू इंटू, अच्छा डी भी एक कैंसिल होगा ना, एम इंटू डी क्यू इंटू एक्स। देखो तो सही लिखे ना, एक्सेलरेशन हो गया माइनस सम कांस्टेंट इंटू एक्स। देखो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा, यहाँ लिख दे रहे हैं दैट इज मोशन विल बी एस, मोशन जो है वो एस होगा। और जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस 32 के क्यू नॉट इंटू क्यू एम इंटू डी क्यू, और देखो तो ओमेगा का वैल्यू आ गया रूट अंडर 32 के क्यू नॉट इंटू क्यू एम इंटू डी क्यू। ओमेगा को क्या लिखते हैं, 2 पाई बाई टाइम पीरियड 32 के क्यू नॉट इंटू क्यू एम इंटू डी क्यू। तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई रूट अंडर एम इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई 32 के क्यू नॉट इंटू क्यू, और के जगह क्या लिख देंगे, तो देखो जी एम इंटू डी क्यू 32, इसको तो हम लोग बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू क्यू। बतलाओ टाइम पीरियड निकल जाएगा, 2 पाई रूट अंडर 4 से कैंसिल हो गया, पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, ये 8 हो गया ना, 8 क्यू नॉट इंटू क्यू। अरे समझ पाया ना, वैसे यही आंसर हो गया के टर्म में अगर बोले तो। मेथड तो सीख गया है। देखो ये सब क्वेश्चन तुमको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी बुक बोले ना वो 11 से बहुत रिलेट नहीं करता है, जो तुम पढ़ते हो 12th में उसी से वो कोशिश करता है हम क्वेश्चन पूछें। तो ये सब हम लोग जो क्वेश्चन बना रहे हैं उसका मेन व्यू है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इससे रिलेटेड होता है, ठीक ना, नोट कर। ये तो मिटाई दे।
देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में लास्ट जो बचा हुआ है वो ये है कि अगर कोई कंटिन्यूअस बॉडी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें। कोई रॉड में चार्ज दिया रहे, रिंग में चार्ज दिया रहे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, वही लास्ट बचा हुआ है। उसके बाद जो है हम लोग आ जाएंगे टॉपिक चेंज करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। लेकिन तुम तो जान ही रहे हो कि हम लोग जितना भी पोर्शन पढ़ते हैं उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल से पूरा बना लेते हैं, क्योंकि ये तो जान रहे हो कि न्यूमेरिकल्स के बिना ये कंप्लीट नहीं होना। हाँ, ज़रूर है कि न्यूमेरिकल्स थोड़ा परेशान करता है स्टूडेंट को, लेकिन जहाँ तक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सवाल है उसमें पूछा भी तो वही ना जाता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो बनाना तो पड़ेगा। देखो जैसे एक क्वेश्चन हम बतलाए ना, अगर घर में जा कर के एक बार भी एक क्वेश्चन को अपने से बना लोगे तब तुमको बहुत कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, कारण कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो इसलिए ज़रूर इसको जो है खुद देखो, हर चीज़ पढ़ा नहीं जाता है, कुछ चीज़ जो है ना वो लिखते भी हैं। खाली अब ये नहीं कि रिवीजन करना है कॉपी पढ़ लिए। हाँ ठीक है, एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो वो तो हम करेंगे ही कि एक बार रिवीजन कर रहे हैं तो ऊपर ऊपर पढ़ लिए, लेकिन मेन बात जो है कि हम जो जिस समय स्टडी कर रहे हैं और टीचर मेरे पढ़ा रहे हैं तो एक दो बार ज़रूर जो है खुद से जो टीचर बता चुके हैं उसको भी हम खुद से बनाएं। क्योंकि होता क्या है ना कि बाद में जो है तुमको लगेगा कि हाँ हम सब चीज़ समझे हुए और खुद से बनाओगे तो कहीं ना कहीं जा कर के फंस जाओ। मिटा देना अब। और देखो जैसे यहाँ भी है ना, तुम हर स्टेप जो देखते हो ये भी बढ़िया लक्षण नहीं है। जैसे ओमेगा है 2π/T, वही चीज़ लिखना है यहाँ। जब समझे हुए हो तो कोशिश करो कि अपने से लिखा, नहीं समझ में आए तो फिर बोर्ड पर देख ले। मिटा दें। देखो जी, अब सेम जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि जो थर्ड पार्टिकल जो तुम पॉजिटिवली चार्ज लिए थे, अब वो कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। बढ़िया से देखना, अब ये निगेटिव चार्ज है तो सोचो ए जो है अपने ओर इसको खींचेगा, अब बी अपने ओर खींचेगा, तब तो ये इक्विलिब्रियम में है ना। चलो बढ़िया से देखो इधर, अभी ये इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिए, यहाँ रख दिए। तो यहाँ रख दिए तो ए इसको अपने ओर खींचेगा, अब बी अपने ओर खींचेगा। बी का फोर्स ज़्यादा होगा ना, क्योंकि नज़दीक में है, तो इधर ही खींचा जाएगा, तो ये वापस लौट के आने वाला है। यानी अगर ये निगेटिव चार्ज होता और स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ते तो ये ओसिलेट करने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये निगेटिव चार्ज को हम इधर डिस्प्लेस करते, इधर हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिए, x वेरी स्मॉल है d के कंपैरिजन में। आप थोड़ा सोचो, ये जो a है इसको अपने ओर अट्रैक्ट करेगा क्या? तो a अपने ओर खींच रहा और b अपने ओर खींच रहा। ये भी तय है ना कि दोनों का फोर्स इक्वल होगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस पर b है उतना ही डिस्टेंस पर a। तो सोचो, एक फोर्स इधर और एक इधर, यही ना मीन पोजीशन है, तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर हो गया। तो तुमसे अगर ये पूछा जाए कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स हो गया, आगे माइनस लगाओ, अगर ये एंगल थीटा, ये एंगल भी तब थीटा होगा। तो जब दोनों इक्वल है, और देखना इधर फोर्स कितना, तो देखो एफ इधर है तो इसका कंपोनेंट इधर एफ कॉस थीटा हुआ ना,
इसका भी इधर कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा। तो हम सीधे लिख दे 2f कॉस थीटा, यानी मीन पोजीशन की ओर फोर्स 2f कॉस थीटा। आप थोड़ा सोचना, रिस्टोरिंग फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन, और f क्या लिखें, इन दोनों के बीच का फोर्स, चाहे इन दोनों के बीच का फोर्स। तो बतलाओ तो ये फोर्स कितना, के क्यू नॉट इंटू क्यू, बीच का जो डिस्टेंस है डी बाई 2a² प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, यही ना, उसका होल स्क्वायर, के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर होता है ना, इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा जानते हो ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हो गया x और हाइपोटेनस हो गया डी बाई 2a² प्लस एक्स स्क्वायर। देखो तो मास इंटू एक्सेलरेशन 2k Q0 इंटू क्यू, ये तो रूट हट जाएगा ना जी, तब पावर 1 और इस पर पावर 1/2 ना, तो d बाई 2a² प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर कितना हो गया, 3/2। अरे समझ पाया 3/2 क्यों लिखे, इस पर पावर है 1 क्योंकि रूट हट गया, आई 1/2 इंटू एक्स। और जैसा कि बतलाए हैं x इज वेरी वेरी लेस देन d या d/2, इसलिए यहाँ एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, निगलेक्ट करें, बोलेंगे d/2a² प्लस एक्स स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू d/2a², बिकॉज d/2a² इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। तो देखो तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, -2k Q0 इंटू क्यू बाई m। सोच लो, एक्स स्क्वायर को निगलेक्ट करोगे, ये 2 तो d/2 का क्यूब हो गया क्या, इंटू एक्स, 2 का क्यूब 8 ऊपर जाएगा, तो 16k Q0 इंटू क्यू m इंटू डी क्यू इंटू एक्स। बोलो आ गया ना एक्सेलरेशन माइनस सम कांस्टेंट इंटू एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, मोशन जो होगा वो SHM होगा, मोशन विल बी SHM, ठीक है। और जो कांस्टेंट टर्म है वो ओमेगा स्क्वायर ना हो गया, 16k Q0 इंटू क्यू m इंटू डी क्यू। ओमेगा को हम लोग लिख दिए √16k Q0 इंटू क्यू m इंटू डी क्यू। ओमेगा क्या होता है, 2 बाई टाइम पीरियड 16 ना हो तो देखो k का वैल्यू यहीं पुट कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंटू क्यू m इंटू डी क्यू। तो देखो तो 2π/t कितना आ गया, ऊपर हो गया 4 Q0 इंटू क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू डी क्यू। कोई दिक्कत है, टाइम पीरियड कितना, तो 2π√अंडर पाई एप्सिलॉन नॉट m डी क्यू डिवाइडेड बाई 4 Q0 इंटू क्यू। बन गया क्या, लिख लें, क्वेश्चन में लिख लें, लिखे सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम, previous problem if third particle of charge Q0, third particle of charge Q0 is replaced by minus Q0 and it has given a small displacement
it has given a small displacement along the perpendicular bisector, along the perpendicular bisector, ठीक ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही ना बोलेंगे इसको, ठीक है। तो देखो जी, एसएचएम से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन बनाए और बहुत उम्मीद है कि मेथड तो आप ज़रूर सीखे होंगे कि एसएचएम से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो मुझे कैसे ट्राई करना चाहिए। लेकिन आप ही सोचिए कि जिस एसएचएम को 10-15 क्लास पढ़ाया जाता है उसको हम लोग 2-3 क्वेश्चन के माध्यम से, अब 5 मिनट के इंट्रोडक्शन से तो नहीं सीख सकते हैं पूरी तरह से। तो ठीक है, हम लोग पूरी तरह से एसएचएम पढ़ने के लिए बैठे भी नहीं हैं यहाँ पे। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि कम से कम 12th पोर्शन का जो क्वेश्चन हो और एसएचएम से रिलेटेड हो वो बन जाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो एसएचएम कंप्लीट आना चाहिए, तो फिर जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो फिर आपको अपना रास्ता तो देखना पड़ेगा कि हम कैसे करें। जहाँ भी बताएं ही आप चाहेंगे तो मेरा भी लेक्चर यूट्यूब पर है और सैकड़ों टीचर का यूट्यूब पर है, आप चाहेंगे उसके माध्यम से देखें। ऑफलाइन क्लास के लिए अगर कहेंगे तो अभी तो कोई बैच में एसएचएम चल नहीं रहा कि जिसमें हम आपको बुला लें। एसएचएम सब बैच में फिनिश हो गया। देखो जी, अगले क्लास में हम जो सिखाएंगे कंटिन्यूअस बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, और उसके बाद ये टॉपिक को एंड करके हम इससे अभी तक जो पढ़ाए हैं उसका एक मेजर टेस्ट लेंगे, ठीक ना। आज इतना ही हम लोग से।